हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम एक टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है मैट्राइसेस। बहुत इजी, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली और सबसे मैक्सिमम वेटेज वाला टॉपिक है आपकी सिलेबस का। ठीक है, तो बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ बना हुआ टॉपिक है ये। स्टूडेंट फ्रेंडली इसीलिए है कि ये डेफिनेटली आप जितने कंसेप्ट पढ़ोगे आप उसमें इतना फैमिलियर हो जाओगे, आपको इतना मजा आएगा कि डेफिनेटली आप उसमें स्कोर करोगे। और जैसे मैंने कहा मैक्सिमम वेटेज वाला टॉपिक है, तो मैं कभी कभार स्टूडेंट की इसमें भी बहुत से चांसेस हो जाते हैं कि पासिंग निकल जाए, बट डेफिनेटली आज हम यहाँ सिर्फ पासिंग के मोटो से नहीं है, हमें स्कोरिंग करना है। हमें ईच एंड एवरी टॉपिक उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से हम अभी मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली दोस्तों आपके सिलेबस में पासिंग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ जैसे याद रखो यहाँ हमारा मोटो सिर्फ पासिंग नहीं है, स्कोरिंग है, क्योंकि मैथ्स ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। आप जितने भी सब्जेक्ट कंपेयर कर लो, मैथ्स जितना स्कोरिंग टॉपिक और कोई नहीं। कोई आपकी हैंडराइटिंग नहीं कोई देखेगा, कोई आपका प्रेजेंटेशन नहीं देखेगा, बस मैथमेटिक्स, आपके कैलकुलेशन एंड आपके कंसेप्ट। ठीक है, तो अब बस मैं एक एक छोटी छोटी बातें आपकी मैट्रिसेस की, सबसे पहले मैं आपकी दोनों की दोस्ती करा देता हूं कि मैट्रिसेस होता क्या है, पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं। ठीक है, सो मैट्रिसेस बेसिकली होता क्या है, बहुत इजी आसान टॉपिक। मैट्रिसेस यानी अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन दिस ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी को कहा जाता है ब्रेसेस। सो अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन द ब्रेसेस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। देखो मैं लिख रहा हूं 1 2 3 7 8 6। ये क्या हुआ, 1 2 3 7 8 6 नंबर्स है, और मैं इसको कहाँ अरेंज कर रहा हूं, एक ब्रैकेट में, एक ब्रेसेस में। इसको कहा जाता है मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो जैसे आपको नाम है, मुझे नाम है, इसी तरह मैट्रिक्स को भी कुछ ना कुछ एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी है, उसी तरह मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होती है उसकी ऑर्डर। ठीक है, उसकी ऑर्डर होती है उसकी आइडेंटिटी। अब ऑर्डर मतलब क्या, देखो दोस्तों ये मैट्रिक्स हो गया, आपको समझ गया कि नंबर्स को हमने ब्रैकेट में अरेंज किया, ये मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है, रोज एंड कॉलम्स। रोज मतलब क्या, देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रो कहा जाता है। जो अब ये चीजें आप लोगों को पता होती है, फिर भी जस्ट समझ लो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रो कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको कॉलम कहा जाता है। तो मुझे बताओ जो मैट्रिक्स मैंने यहां बोर्ड पर लिखा है उसमें आपको रोज कितनी दिख रही है, 1 और 2, यानी 2 रो। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी रोज। कॉलम्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, यानी 3 कॉलम्स। क्लियर। सो टोटल रोज है 2, टोटल कॉलम्स है 3। तो इसका ऑर्डर डिसाइड होता है इस इक्वेशन से, m बाय n। ये इनटू जो है ना, इसको पढ़ा जाता है बाय। m बाय n मतलब क्या, m यानी नंबर ऑफ रोज, n यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। सो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, इसलिए इसकी ऑर्डर हो गई 2/3, जो कि एक राइट बॉटम कॉर्नर में लिखा जाता है, 2/3, फिनिश। ठीक है, वो क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी, ये मैट्रिक्स की पहचान है, उसकी ऑर्डर उसकी पहचान है। और पहचान कैसे डिनोट होता है, m बाय n। m मतलब रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ रोज, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, n मतलब रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइन। तो देखो नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 और 2 यानी 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 1 2 3 यानी 3, इसलिए उसकी ऑर्डर क्या हो गई, 2/3। क्लियर। देखो अब इसी तरह 2 8 5 6, इसकी ऑर्डर क्या हो गई, 1 और 2, 2 रोज, 1 और 2, 2 कॉलम्स, 2/2। 1 2 1 4 3 4 3 9, इसकी ऑर्डर क्या हो गई, रोज 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कर लिया 4, वर्टिकल लाइन 1 2, 4/2। क्लियर। सो ये हो गई ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिनोट होता है बस इस छोटे से सिंबल से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, m बाय n। क्लियर। और m यानी रोज, n यानी कॉलम्स। तो ये है ओवरऑल छोटा सा इंट्रोडक्शन। अभी तो बहुत आपको इंट्रोड्यूस कराना है, मैं अच्छी खासी दोस्ती कराऊंगा। ठीक है, ये तो फॉर्मल फ्रेंडशिप हुई।
मैं आपकी जिगरी एकदम जिगर वाली दोस्ती कराऊंगा। तो ये जस्ट अभी फिलहाल हमने क्या देखा है, उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो होती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन द ब्रैकेट, और उसी को कहा जाता है ब्रेसेस, इज कॉल्ड मैट्राइसेस। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल, ये उसके ऑर्डर्स के फॉर्मूला और ये ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल 1-2 मिनट में लिख लो, फिर अगली बातें करता हूं। टॉपिक वास्ट है लेकिन टॉपिक बहुत इजी है। जब तक नहीं समझता है स्टूडेंट को सबसे टफ टॉपिक मैट्रिसेस लगता है आपके सिलेबस में, लेकिन जब समझ जाए तो इससे आसान टॉपिक कोई नहीं। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले देखो, ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा है, इसमें जो मैंने लिखा था 1 2 3 7 8 6, इसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये और एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी, हमने रोज देखा, हमने कॉलम्स देखा, और अब ये मैट्रिक्स में जो ईच एंड एवरी आइटम है इसको कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। मतलब ये 1 2 3 7 8 6 इसको कहा जाता है एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट डिनोट होता है इस सिंबल से ए सफिक्स आई जे। ए सफिक्स आई जे मतलब क्या, यहां पर ये हो गया एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब आप बोलोगे सर आई क्या, आई मतलब होता है रिस्पेक्टिव रो नंबर, जे मतलब होता है रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। जैसे एक छोटे से एग्जांपल, मैं बड़ी बड़ी बातें यहाँ लिखूंगा तो डेफिनेटली आपके ऊपर से जाएगी, इसलिए मैं हर चीज आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने साइंटिफिक नाम लिख दिया कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स डिनोट होता है ए सफिक्स आई जे। आई मतलब क्या, रिस्पेक्टिव रो नंबर, जे मतलब क्या, रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। अब बेसिकली ये होता क्या है देखो, अब आपको इतना तो समझ गया है कि रो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ कितनी रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। कॉलम यानी वर्टिकल लाइन, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब इसकी ऑर्डर क्या हो गई है, 2 रो बाय 3 कॉलम, m बाय n 2 बाय 3। अब अगर मैं आपको बोल दूं, किसी ने आपको बोल दिया है कि इस मैट्रिक्स में 2 3 A23 एलिमेंट कौन सा, इस मैट्रिक्स में A सफिक्स 2 3 वाला एलिमेंट कौन सा, सो A23 वाला एलिमेंट यानी क्या हो गया। अब इसको कैसे समझना है, मैंने पहले ही कहा I की जगह उसने ले लिया है 2, J की जगह उसने ले लिया है 3, और I मतलब मैंने आपसे कहा था रिस्पेक्टिव रो नंबर, J मतलब मैंने आपसे कहा था रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। तो मुझे बताओ, वो आपको बोलना चाहता है सेकंड रो, सेकंड रो मतलब ये वाली रो, रिस्पेक्टिव रो नंबर उसने क्या दे दिया है 2, इसका मतलब सेकंड रो। फर्स्ट रो को देखना भी नहीं है, फर्स्ट रो को भूल जाओ, वो बोल रहा है सेकंड रो। बट अब सेकंड रो में भी 1 2 और 3 एलिमेंट है, तो उसने देखो रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर बोल दिया है 3, मतलब वो बोल रहा है सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट, यानी जो सेकंड रो रिस्पेक्टिव रो नंबर एंड थर्ड कॉलम रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। तो जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हो गया A23। A23 मतलब क्या, सेकेंड रो में भी अब 3 एलिमेंट है, तो उसने कॉलम नंबर दे दिया 3, यानी थर्ड वाला एलिमेंट। इसी का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो सेकेंड रो में भी आ रहा है और थर्ड कॉलम में भी आ रहा है, कौन है, 6 हो गया A23। अब उस तरह मैं आपको अगर अलग अलग पूछ लू, A11 बताओ, A11 क्या है, A22 क्या है, A13 क्या है, A21 क्या है, अब फटाफट मुझे बता पाओगे, 100%। A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का रिस्पेक्टिव एलिमेंट, फर्स्ट रो यानी ये, उसमें का फर्स्ट एलिमेंट।
क्योंकि उसने फर्स्ट कॉलम बोला है, तो उसमें का फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया A11। A11 कौन है? 1। A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट। जब वो सेकेंड रो बोलता है, फर्स्ट रो देखना भी नहीं, सिर्फ सेकेंड रो, बट उसमें भी आपको 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो उसमें उसने क्लियर आगे बोल दिया सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट कौन है? 8। उसी तरह फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट 3। फर्स्ट रो यानी सिर्फ पहली रो देखो, उसमें से थर्ड कॉलम का एलिमेंट यानी 3, एंड लास्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी 7। फिनिश। तो ये चीजें भी याद रखो, छुटमुट क्वेश्चन एक हाथ मार्क का उस पर पूछ सकते हैं। एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस मतलब उसके अंदर जो आपने नंबर लिखे उसको एलिमेंट बोलते हैं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। अब एलिमेंट में भी आता है सिंबल ये ए सफिक्स आई जे, क्योंकि एलिमेंट तो काफी सारे हैं ना, उसमें से हमें और एक कोई पर्टिकुलर आइटम उठाना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उठाना है, तो उसका सिंबल है ए आई जे। जो आप कैसे उठाते हो? आई मतलब लेते हो रिस्पेक्टिव रो नंबर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जे मतलब लेते हो उसी का रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। तो रिस्पेक्टिव रो में तो काफी एलिमेंट है, बट उसमें से कौन सा देखते हो? जो आपको जे हिंट दे रहा है, जे। ठीक है, खत्म। जैसे वो हो गया एग्जांपल, A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बस उसका इंटरसेक्शन पॉइंट उठाते जाओ। क्लियर? A22 सेकंड रो, उसमें का सेकंड एलिमेंट यानी 8। उस तरह सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, लिख लो। बहुत छोटी छोटी बातें भी सीखना है आपको एक बार, लेकिन ये बातें आपने बाय हार्ट कर ली, हर चीज को समझ लिया, तो जैसे मैं बार बार बोले जा रहा हूं और बहुत बार बोलूंगा, क्योंकि सिर्फ बोलने के लिए, आपके तसल्ली के लिए नहीं बोल रहा हूं, आई रियली मीन इट। ये वाकई में काफी स्टूडेंट फ्रेंडली और स्कोरिंग टॉपिक है। साथ ही में वेटेज भी बहुत रखता है। ठीक है, सो ये था एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। आपने मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखी, उसकी ऑर्डर देखी m by n, और अब देखा एलिमेंट्स। अब देखते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के क्या अलग अलग टाइप है, जस्ट उससे एक बार पहले फैमिलियर हो जाओ। सबसे फर्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी क्या? कौन से मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स बोलोगे? तो देखो, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें सिंगल रो है, खत्म। कॉलम ढेर सारे हो कोई मतलब नहीं, बट अगर रो सिर्फ एक ही है तो इसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 2 5, कॉमा नहीं देते हैं, ठीक है। सो यहां पे देखो, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम कितना है? एक वर्टिकल, 2 3, लेकिन रो कितनी है? हॉरिजॉन्टल, एक ही है। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है उसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। इसकी ऑर्डर कितनी है? 1 बाय 1 2 3 3। इसकी ऑर्डर कितनी है? एक रो बाय 1 2 2। कॉलम चाहे जितने हो, बट रो कितनी है? इसमें भी एक, इसमें भी एक। इसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स देखो क्या होता है, बिल्कुल अब आप समझ गए होंगे। कॉलम मैट्रिक्स मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट। रो मैट्रिक्स यानी जहां सिर्फ एक ही रो है, कॉलम ढेर सारे। कॉलम मैट्रिक्स यानी जहां एक ही कॉलम है, रोज ढेर सारी। सो देख लो, 1 2 3, 1 2 8 9 5 6, क्या है ये सब? कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि आप देखोगे रो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 3, बट कॉलम कितना है? एक।
यहां पर भी 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन 4, बट कॉलम कितना है? वर्टिकल लाइन 1 1 2 रोज 2, बट कॉलम कितना है? 1। ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ थर्ड, नल। देखो ये थर्ड नल, और इसी को देखो दूसरा नाम जीरो, और इसी का तीसरा नाम वॉइड मैट्रिक्स। नल को ही और कहा जाता है जीरो को ही और कहा जाता है वॉइड मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स पूछो, वॉइड मैट्रिक्स पूछो या जीरो मैट्रिक्स पूछो, तीनों अलग अलग नाम बट काम एक। ठीक है? सो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? फिनिश। वो मैट्रिक्स को नल और जीरो और वॉइड कहा जाता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। खत्म। एलिमेंट मतलब आपको पता है उस मैट्रिक्स के अंदर के आइटम्स, और वो अगर सारे जीरो है तो उसको कहा जाता है नल मैट्रिक्स। सो देखो 0 0 0 0, एक भी एलिमेंट अदर देन जीरो है नहीं, तो ये नल मैट्रिक्स है। 0 0 0, एक भी एलिमेंट अदर देन जीरो है नहीं, तो ये नल मैट्रिक्स है। खत्म। ये हुआ एग्जांपल। लिख लो ये तीन। और भी टाइप्स है अभी, तो पहले तीन लिख लो आप। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल और जीरो और वॉइड मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जहां सिंगल रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जहां सिंगल कॉलम हो, और जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो। इसकी डेफिनेशन नहीं भी लिखी तो चलेगा, डेफिनेशन कोई पूछता भी नहीं है। ये सिर्फ आगे के कंसेप्ट समझने के लिए टाइप्स होते क्या है उससे मैं आपको फैमिलियर करा रहा हूं, दैट्स इट। तो जस्ट एग्जाम्पल भी लिख लिया तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है। ठीक है? सो था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल और जीरो मैट्रिक्स। अब देखो फोर्थ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बहुत सी चीजें उनके नाम में हिंट होता है। रेक्टेंगुलर, आपको रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर पता होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है। यहां लेंथ मतलब क्या? ये देखो 1 2 3 7 8 6। लेंथ मतलब क्या? 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। ब्रेड्थ मतलब क्या? 1 2 नंबर ऑफ रोज। तो इन शॉर्ट उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स जिसको हम n से डिनोट करते हैं, वो इक्वल नहीं है। खत्म। यहां पे देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? सॉरी, नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, वो इक्वल है नहीं। खत्म। m इज नॉट इक्वल टू n। तो ये रेक्टेंगुलर है, क्योंकि रेक्टेंगुलर में हम देखते हैं रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं है। जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सभी इक्वल है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, तो उस पर भी हम आएंगे। फिलहाल रेक्टेंगल मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। फिनिश। यहां नंबर ऑफ रोज था 1 और 2, कॉलम है 1 2 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, इसलिए रेक्टेंगुलर हुआ। उसी तरह यहां पर भी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2, इक्वल है नहीं, ये भी रेक्टेंगल हुआ। क्लियर? सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वेयर m इज नॉट इक्वल टू n। फिफ्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको समझ गया होगा स्क्वायर यानी क्या? जिसकी सब साइड्स इक्वल होती है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल। सो m इज इक्वल टू n जब आपको ये दिखे, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब आपको इक्वल दिखे, m यानी हमेशा रोज और n यानी हमेशा कॉलम्स, तो जब आपको ये इक्वल दिखे उसको कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 5 6 9, यहां रोज कितना है? 2, कॉलम कितना है? 2, इक्वल।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ रोज कितनी है 3, कॉलम कितना है 3, 1 2 3 1 2 3, 3 इज इक्वल टू 3, ये भी हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। और आपको जो आगे न्यूमेरिकल देखना है, आपको जो आगे मैट्रिसेस सीखना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई मैट्रिक्स है तो वो है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बाकी मैट्रिक्स से भी आपका पाला पड़ने वाला है, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल हुआ, रो कॉलम नल, सबसे पाला पड़ने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपका किसी से पाला पड़ने वाला है, सबसे ज्यादा अगर आपको कोई काम आने वाला है, सबसे ज्यादा जो जिस पर क्वेश्चंस आपको आने वाले, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। और याद रखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो काफी हो सकते हैं, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, बट एज पर योर सिलेबस हमें सिर्फ 2 ही देखना है, एक 2x2 और एक 3x3, फिनिश। 4x4, 5x5 ये सब आपके आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। क्वेश्चंस अगर हमें आएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स पर, तो मैक्सिमम सिर्फ 2 टाइप, एक 2x2 एंड सेकंड 3x3, फिनिश, ठीक है। सो लिख लो चलो ये भी दोनों टाइप, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे मैंने कहा काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी दुनिया भी डेफिनेटली बड़ी रहेगी। अभी तो हमने सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स में सब टाइप्स भी काफी आते हैं। देखो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स को कौन सा नंबर दिया है, 5th ना, तो उसमें मैं 5th में ए वाला पार्ट देखता हूं, 5th में ए वाला टाइप। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे फर्स्ट टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद वाले में जो भी टाइप आपको बता रहा हूं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में ही आते हैं, ठीक है, वो और कोई और नहीं है, वो डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, बट अब उसमें भी क्या डिफरेंस है वो आपको समझना है, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स को 5th नाम दिया, तो ये हो गया 5A। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो यहां समझो, इसको कहा जाता है मैट्रिक्स के लैंग्वेज में, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये जो मैं ड्रॉ किया हूं फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट जो ये आपको डायगोनल दिख रहा है, इस डायगोनल को कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, उस मैट्रिक्स को जीरो, उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलो जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 हो गया। सबसे पहली बात जो दिमाग में आपके बाय डिफॉल्ट फिट हो जानी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स किसका टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो डायगोनल मैट्रिक्स डेफिनेटली स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि वो उसी का एक बच्चा है, तो वो स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो स्क्वायर तो डेफिनेटली है वो, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा और क्या खुद की डेफिनेशन आ गई कि उस मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलो जिसके अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, अभी मैंने आपको बताया इस डायगोनल को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। जो टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट आ रहा है मैट्रिक्स के लैंग्वेज में, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, फिनिश। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसके अलावा बाकी सारे जीरो है, 0 0 0 0। इनफैक्ट जो मैंने शेड किया है, ड्रॉ किया है, उसके अलावा सारे आपको जीरो दिख रहे हैं, उसके बाहर के एलिमेंट खत्म। तो ये मैट्रिक्स है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, फिनिश। मतलब क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट वेयर all non-diagonal, all non-principal diagonal element are zero। वो एलिमेंट नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या, वो एलिमेंट जहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल के अंडर में नहीं आते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन आया, बस ये 3 एलिमेंट,
तो वो छोड़कर बाकी सारे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 0 है। इसको कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? अब इसी में का सेकंड टाइप 5b। 5b क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स भी डेफिनेटली ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, तो ये स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब इसमें और क्या फर्क हो रहा है? तो स्केलर मैट्रिक्स में देखो पहली चीज तो वही जो डायगोनल की भी है, कौन सी? कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए। मतलब ये उसके बाद में ये और ये 0 होना चाहिए। एंड उसके साथ और एक छोटी सी कंडीशन, एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल। यहां देखो आपको सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी के एलिमेंट 0 दिखे, बट क्या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल है? नहीं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इक्वल नहीं है। लेकिन ये इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स था। बट स्केलर मैट्रिक्स बोलता है कि जो अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल है वो तो डेफिनेटली 0 चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल भी सारे के सारे इक्वल चाहिए। मतलब देखो 5 5 5 फिनिश। ये एक प्रिंसिपल डायगोनल हो गया फिर से टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। और देखो सारे प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? इक्वल। और सारे अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0। फिनिश। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। देखो छोटा दूसरा एग्जांपल 2 2 0 0। ये 3/3 था, या 2/2 है। तो डेफिनेटली एक चीज स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर का ही बच्चा है, तो वो स्क्वायर ही रहेगा। इसलिए ये एक एग्जांपल था 3/3 का, ये है 2/2, दोनों स्क्वायर है। साथ ही में वो अपनी क्या कंडीशन देता है कि अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 है। एंड और एक कंडीशन, सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो। तो देखो ये 5 5 5 2 2 सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, खत्म। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर। ठीक है? देखो एक दूसरे में से निकले, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ज्यादा है तो ये उसका बेटा, ये उसका बेटा, और अब हम जो देखने वाले हो ये उसका भी बेटा, सब एक में से निकले हुए, एक दूसरे में से सब निकल रहे हैं। ठीक है? उसकी कंडीशन यहां पे अप्लाई होती है, इसकी कंडीशन यहां पे अप्लाई होगी, साथ ही में अपनी नई कंडीशन दे देता है। अब इसकी कंडीशन अगले इसमें अप्लाई होगी, साथ ही में और एक नई कंडीशन वो दे देगा। ठीक है? सब पीढ़ियां है। सो चलो थर्ड देख ही लेते हैं 5C। 5C का नाम देखो, अगेन 5 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का थर्ड टाइप, उसको बोला जाता है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिटी बोलो, यूनिट बोलो, सेम ही है। सो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो ये क्या बोलता है? पहली बात, स्क्वायर का बच्चा है तो स्क्वायर रहेगा। ठीक है? दूसरी बात, डायगोनल एलिमेंट के अलावा, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। तीसरी बात, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब इसकी भी कंडीशन सेटिस्फाइड, इसकी भी कंडीशन सेटिस्फाइड, और अब इसकी खुद की कंडीशन। सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल तो होना ही चाहिए, बट कंपल्सरीली इट शुड बी इक्वल टू 1। फिनिश। इसका नाम ही है यूनिटी, आइडेंटिटी। यूनिटी मतलब क्या? यूनिट। यूनिट मतलब क्या? 1। यूनिट मतलब हमेशा होता है 1, तो वो होना चाहिए 1। खत्म। मुझे बताओ इस मैट्रिक्स में ऐसा कोई कंपल्शन था? स्केलर मैट्रिक्स सिर्फ क्या बोलता था? सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, बट उसने ऐसा कभी नहीं बोला था कि वो सिर्फ 1 1 1 हो। हमने देखो एक जगह 5 5 5 लिखा, एक जगह 2 2 लिखा। बट अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलता है? वो इनके उसूलों पर तो चलता ही है, और अपने खुद के उसूल। हम भी हमारे पिताजी, हमारे दादाजी के उसूलों पर चलते हैं, लेकिन हमारे भी कुछ अपने उसूल होते हैं, बस वही। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के उसूलों पे चलता है क्योंकि खुद स्क्वायर है, लेकिन साथ में बोलता है कि प्रिंसिपल के अलावा बाकी सारे 0 होना चाहिए। अब ये उसके उसूलों पे चलता है, लेकिन खुद का उसूल क्या है कि प्रिंसिपल के अलावा सारे तो 0 होना ही चाहिए।
अकॉर्डिंग टू दिस, बट सारे प्रिंसिपल डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। फिर वो 5 5 5 भी चलेगा, 2 2 2 भी चलेगा, -4 -4 -4 भी चलेगा, बट इक्वल होना चाहिए। और अब ये क्या बोलता है कि ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा है एलिमेंट वो सारे जीरो होना चाहिए, साथ ही में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। यहां तक वो सब इनकी बातें सुन रहा है। अब अपनी बात कि सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ठीक है इक्वल तो होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से वो इक्वल टू कंपलसरी 1 होना चाहिए। बस। तो देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, इक्वल है लेकिन 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वही अगर मैं 2 बाय 2 भी बनाऊं तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल है और कंपलसरीली इक्वल टू 1 है। यहाँ 2 3 -4 का कोई स्कोप ही नहीं, फिनिश। ये भी देखो स्क्वायर है 3 बाय 3, ये भी स्क्वायर है 2 बाय 2, दोनों में नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है, दोनों के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल है और कंपलसरीली इक्वल टू 1 है। खत्म। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। अब उसका फर्स्ट टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स फिर से ज्यादा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही कहा है स्क्वायर मैट्रिक्स आगे बहुत काम आने वाला है। रो कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये आप समझ चुके हो। अब ये एक बार फिर से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, वो बोलता है कि सारे रोज और सारे कॉलम अगर इक्वल है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर उसका फर्स्ट टाइप डायगोनल मैट्रिक्स, वो बोलता है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर ही होता है और साथ ही में जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मैंने बताया प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। फिर उसके बाद निकला स्केलर मैट्रिक्स, वो बोलता है कि स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर ही होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो ही होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कंपलसरीली इक्वल होते हैं। इक्वल इक्वल। एंड द लास्ट आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, जो बोलता है कि स्क्वायर ही चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे जीरो ही चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल ही चाहिए एंड कंपलसरीली इक्वल टू 1 चाहिए। क्लियर? कंपलसरीली इक्वल टू 1 चाहिए जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। फिनिश। लिख लो। तो ये थी मेजर वैरायटीज, मेजर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब थोड़ा सा ये लिख लो, फिर हम आएंगे कैलकुलेशन पार्ट। डन? ओके। सो अब हेडिंग देना अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में आपको अलग अलग बातें देखना है। सबसे पहले तो देखो इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिक्स। सपोज आपको बोला है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो याद रखो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। अब ऑर्डर मतलब क्या आपको पता है, इसलिए ये सब बातें मैं पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। ऑर्डर मतलब क्या? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है? तो सपोज ए बी सी डी ये एक मैट्रिक्स है और पी क्यू आर एस ये दूसरा मैट्रिक्स है। और अगर आपको बोला है कि दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर इनके बीच में आपको इक्वालिटी बताई है,
तो याद रखो ये तभी पॉसिबल है जब एक तो उनकी ऑर्डर सेम है। तो देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर सेम दिख रही है, नंबर ऑफ रोज 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 2, 2 by 2, नंबर ऑफ रोज 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 2। सो ऑर्डर शुड बी इक्वल, ये फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन, देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट। अब आपको एलिमेंट मतलब भी पता है, उसके अंदर के जो आइटम है उसको एलिमेंट बोला जाता है। तो देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट शुड बी इक्वल। रिस्पेक्टिव मतलब क्या, इसका पहला शुड बी इक्वल टू इसका पहला, इसका दूसरा शुड बी इक्वल टू इसका दूसरा। अगेन सेकंड रो में इसका पहला शुड बी इक्वल टू इसका पहला। रिस्पेक्टिव का मतलब ऐसा नहीं होता है कि ए मतलब एस, इसका पहला और इसका चौथा एलिमेंट इक्वल है। रिस्पेक्टिव मतलब क्या, फर्स्ट वर्सेस फर्स्ट, सेकंड वर्सेस सेकंड, थर्ड वर्सेस थर्ड, उसका मीनिंग होता है रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो याद रखो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है फॉर इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिसेस में। पहली तो उनकी ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहां पर और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहां पर शुड बी इक्वल, ए शुड बी इक्वल टू पी। इसका मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। इसको कहा जाता है रिस्पेक्टिव। एंड लास्ट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल टू सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो अगर ये सब इक्वल है, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट अगर इक्वल है, तो फिर दिस टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। तो अलजेब्रा में सबसे पहले आप देख रहे हो इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिसेस, तो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं, बहुत छोटी सी कंडीशन है। पहली तो वो कि उनकी ऑर्डर सेम हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर शुड बी सेम, जो कि हमने देख ली, इक्वल है 2 by 2 और 2 by 2। एंड सेकंड, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। जो हमने देख ली, रिस्पेक्टिव एलिमेंट मतलब क्या, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो दिस टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, सो देखो ये यूज कहां होता है मैं आपको ये बताता हूं। इस पर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, यूज कहां होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। देखो सपोज ऐसा क्वेश्चन आएगा, x plus 2 7 9 y minus 2 is equal to 6, then 7, then 9 and then 8। आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि सपोज ये इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिक्स कैसे यूज होगा। ये आपको क्वेश्चन दिया है, x plus 2 7 9 y minus 2 is equal to 6 7 9 8। ठीक है, और आपको बोल दिया है फाइंड x एंड y। तो तुरंत इक्वालिटी जैसे ही आपको दिखा रे दिखा, ये दोनों कंडीशन सामने लाओ। इक्वालिटी दिखा है, इसका मतलब क्या, दोनों के ऑर्डर सेम है, जो कि आपको बाय जस्ट नेकेड आइज, नेकेड ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है। दोनों के ऑर्डर सेम है। ये कितना है, 1 और 2, 2 रोज, 1 और 2, 2 कॉलम, यानी 2 by 2। इसकी भी ऑर्डर कितनी है, 1 और 2, 2 रोज, 1 और 2, 2 कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइन भी 2, वर्टिकल लाइन भी 2। सो दोनों के ऑर्डर सेम है। ठीक है, चलो गुड। सेकंड, अगर क्वेश्चन खुद हमें बोल रहा है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इन्होंने दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड की होगी। क्वेश्चन खुद हमें बोल रहा है कि दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल। क्वेश्चन ने खुद ने हमें यहां इक्वालिटी का साइन दिया है और आपको बोला है फाइंड एक्स एंड वाई। तो एक चीज तो आप सीखे हो कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो जस्ट हमने क्रॉस चेक कर लिया कि भाई इक्वालिटी तो दी है, बट चेक कर लेते कि वाकई में ऑर्डर सेम है क्या। जैसे ही हमने ऑर्डर देखा तो सेम निकल गई। और डेफिनेटली अगर उसने इक्वालिटी दी है तो ऑर्डर सेम ही आनी थी। ये जस्ट हमने क्रॉस चेक किया तो दोनों की ऑर्डर सेम ही निकली, जो कि आनी जरूरी थी। अब दूसरी कंडीशन, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन ने खुद बोल दिया है कि दोनों इक्वल है, इसका मतलब उन्होंने सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया होगा।
उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अब रिस्पेक्टिव मतलब क्या, ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूं, इसका फर्स्ट शुड बी इक्वल टू इसका फर्स्ट, यानी x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 6। फिनिश, x मिल गया, 2 प्लस है उधर गया माइनस हो जाएगा, सो 6 माइनस 2 4, खत्म, x की आंसर आ गया 4। आपको वही क्वेश्चन था, फाइंड x एंड y, सो x आ गया 4। देखो फिर से क्रॉस चेक कर लो, सेकंड शुड बी इक्वल टू सेकंड, तो देखो यहां पर भी 7 यहां पर भी 7, थर्ड शुड बी इक्वल टू थर्ड, यहां पर भी 9 यहां पर भी 9, एंड नाउ फोर्थ शुड बी इक्वल टू फोर्थ, तो y माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 8। अब ये माइनस है उधर गया प्लस हो जाएगा, सो आंसर इज 10। ये माइनस 2 उधर गया प्लस हो गया। आपको क्वेश्चन क्या था, फाइंड x एंड y, x आ गया 4 y आ गया 10। ये आपने कैसे निकाला, जस्ट बाय यूजिंग इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिसेस। जो आपको बोलता है कि मैट्रिक्स अगर इक्वल है, खुद क्वेश्चन बता रहा है, तो डेफिनेटली वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर चुका होगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल। तो बस आपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट को इक्वल लिया, फर्स्ट इक्वेशन ये मिला, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x मिल गया 4। सेकंड और थर्ड तो ठीक है, बस क्रॉस चेक कर लिया कि वाकई में 7 7 इक्वल है, 9 9 इक्वल है, और फोर्थ कंडीशन से y मिल गया, y माइनस 2 इज 8, तो y इज इक्वल टू 10। लिख लो। सो क्या अलग अलग कैलकुलेशन, क्या अलग अलग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस होता है, वो हमें देखना है। तो ये था फर्स्ट, इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ सेकंड अलजेब्रा, फर्स्ट था एडिशन बिटवीन मैट्रिसेस, नाउ सेकंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बिटवीन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अगर एक से ज्यादा हो तो उसी को कहा जाता है, उसका प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस। ठीक है, सो देखो अगेन बहुत इजी, अगर ए बी सी डी ये दो मैट्रिक्स है, और पी क्यू आर एस, ए बी सी डी ये एक मैट्रिक्स है, पी क्यू आर एस ये दूसरा मैट्रिक्स है, और उनके बीच में अगर आपको एडिशन करना है, तो अगेन यहां पे बस एक कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है, और वो है ऑर्डर की। दो मैट्रिक्स में एडिशन या सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनकी ऑर्डर सेम है। अगर उनकी ऑर्डर सेम है ना, तो दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स होने दो, आप उनके बीच में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो ये मैंने दो मैट्रिक्स लिया है, इसकी ऑर्डर क्या है, 1 और 2, 2/2, इसकी भी ऑर्डर 2/2, तो ऑर्डर सेम है। अब इसकी एडिशन बोलो चाहे सब्सट्रैक्शन बोलो, आप आराम से कर सकते हो। और अब एडिशन करना कैसे होता है, तो देख लो। सपोज आपको ये दो मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर सेम दी है और उनके बीच में एडिशन करना है, तो एडिशन करना है मतलब क्या, बस उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड करना है। अब रिस्पेक्टिव मतलब क्या, ये भी आपको पता है, इसका पहला और इसका पहला, इन दोनों की एडिशन a प्लस पी, अगेन b प्लस क्यू, c प्लस आर एंड d प्लस एस। मतलब यहां पे आप रैंडमली एडिशन नहीं कर सकते हो, a प्लस आर, सी प्लस एस, नहीं। एडिशन भी कैसी होगी, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टिव एलिमेंट की, पहला प्लस पहला, दूसरा प्लस दूसरा, तीसरा प्लस तीसरा, चौथा प्लस चौथा, और वो भी कब, जब उनकी ऑर्डर सेम है। फिनिश। और सेम फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन भी बिल्कुल अलग नहीं है। अगर सेम, अगर आपको यही मैट्रिक्स दे दिया जाए ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, लेकिन इस बार आपको एडिशन ना पूछते हुए सब्सट्रैक्शन बोला है, तो यहां पर भी वही कंडीशन है। मैंने पहले ही कहा था, एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल। और अगर ऑर्डर सेम है तो कोई भी मैट्रिक्स आपको देने दो, आप उनमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो बस जैसे एडिशन की थी वैसे सब्सट्रैक्शन कर लो। सब्सट्रैक्शन में क्या करोगे,
एडिशन के टाइम आपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड किया, सब्सट्रैक्शन के टाइम रिस्पेक्टिव एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करो, फिनिश। यानी a माइनस पी, b माइनस क्यू, c माइनस आर एंड d माइनस एस, खत्म। ये हो गया सब्सट्रैक्शन। ठीक है, लिख लो, फिर मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूं इसका। ठीक है, सो देखो अब एक एग्जांपल बता देता हूं उसमें। सपोज ये आपको दिया है 1 2 5 6 7 8 प्लस 2 8 9 1 3 4 माइनस 1 6 7 2 6 3। मतलब ये क्या है, एक इक्वेशन जो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने बोला आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिसेस, और इन मैट्रिक्स के बीच में कहीं एडिशन दी है तो कहीं सब्सट्रैक्शन। तो देखो सबसे पहले एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, ऑर्डर सेम होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, सबका ऑर्डर सेम है। यहाँ पे 1 और 2, 2 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम्स। यहाँ पर भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 2 रोज, 3 वर्टिकल लाइन यानी 3 कॉलम्स। यहाँ पर भी 2 बाय 3, खत्म, ऑर्डर सेम है। अब ऐड अगर आपको करना है तो आपको पता है ऑर्डर सेम है, तो एडिशन आप बिंदास कर सकते हो, वो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट का। यानी 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 8 10 रिस्पेक्टिव, यानी इसका तीसरा प्लस इसका तीसरा, 5 प्लस 9 14, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10 एंड 8 प्लस 4 12। ठीक है, ये क्या किया मैंने, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन किया, वो भी कैसे, रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव का। पहला पहला प्लस दूसरा दूसरा, पांचवा पांचवा प्लस छठा छठा, माइनस, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ आंसर, क्योंकि ये मैट्रिक्स अभी भी बचा है जो माइनस वाला है, उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं यहां पर। तो मतलब फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने पहले 2 मैट्रिक्स का एडिशन किया और दूसरा मैट्रिक्स एज इट इज। यहां पे माइनस साइन था इसलिए माइनस साइन। अब क्या करोगे, अब माइनस का भी रूल आपको पता है, इन दोनों में अगर ऑर्डर सेम है, यहां पर भी ऑर्डर 2/3 है, यहां पर भी ऑर्डर 2/3 ही है, तो दोनों में आप बिंदास सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, वो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट। यानी 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 7 7, 7 माइनस 2 5, 10 माइनस 6 4 एंड 12 माइनस 3 9, फिनिश, दिस इज द आंसर। इस पूरे मैट्रिक्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन का छोटा सा फाइनल आंसर है ये, खत्म, लिख दो। तो बहुत इजी है, एडिशन सब्सट्रैक्शन इक्वालिटी, कोई बड़ी बात नहीं है, जो नॉर्मल लाइफ में ऐड सब्सट्रैक्ट करते हो वैसे ही करना है। अब इसमें अगर कोई चैलेंजिंग कोई हट के टॉपिक है वो है मल्टीप्लीकेशन, जो अब हम देखने वाले इसके बाद। लिख लो आराम से, हर चीज समझ के लिखो। स्टेप बाय स्टेप किया है मैंने, पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, तीसरा मैट्रिक्स जो माइनस वाला है वो एज इट इज, बाद में इन दोनों मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो देखो यहां तक कोई चैलेंज कोई टफ नहीं था। अब जो एक चैलेंजिंग कंसेप्ट आप देखोगे वो है थर्ड अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में भी सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
जो कि काफी अगेन इजी है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मतलब हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन बिटवीन मैट्राइसेस नहीं देख रहे, यहां पर हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है पहले तो वो समझो, उसके बाद में सबसे चैलेंजिंग हटके जो कंसेप्ट है मल्टीप्लीकेशन बिटवीन मैट्राइसेस, दो मैट्राइसेस में मल्टीप्लीकेशन, वो वाला हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले थर्ड समझ लो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। देखो सपोज आपको ये के, स्केलर मतलब क्या होता है बेसिकली, स्केलर मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो सपोज मैं स्केलर एज्यूम कर लेता हूं कि ये इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बेसिकली वो मल्टीप्लाई कर रहा है यानी क्या कर रहा है, वो इस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। याद रखो आपको ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन पता होती है, यानी 2 इंटू ए प्लस बी अगर है तो आप क्या करते हो, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करते हो, यानी 2 इंटू ए प्लस 2 से बी को भी मल्टीप्लाई करते हो। जब भी कोई कांस्टेंट ब्रैकेट के बाहर रहा तो अगर आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है तो आप कैसे एक्सपांड करते हो, 2 से ए को भी मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस 2 से बी को भी मल्टीप्लाई करोगे 2b, फिनिश। वही कंसेप्ट यहां पर है। यहां पे ये भी क्या होता है, ब्रेसेस यानी ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर के क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर मुझे इसको एक्सपांड करना है या के को मुझे अंदर लेकर जाना है तो के क्या ऐसे ही अंदर आ जाएगा, नहीं, के किस तरह अंदर आएगा, सेम उस तरह जैसे 2 आया है। 2 ने क्या किया, ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के, फिनिश, के भी वही करेगा। इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट देख रहे हैं आपको सबको मल्टीप्लाई कर दो के से, खत्म, के आ गया अंदर, के को बाहर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। आपने क्या किया, उस मैट्रिक्स को एक्सपांड कर दिया। सो के को अगर अंदर लाना है तो सबको मल्टीप्लाई करना होगा, के इंटू ए के ए, के इंटू बी के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, फिनिश। ठीक है, तो कोई भी स्केलर अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है बाहर से तो आप उसको अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो 2 6 9 1 3 5 8, अब 2 को अगर मुझे अंदर लेकर जाना है तो क्या करना चाहिए, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, वही होगा उसका एक्सपांशन। सो 6 इंटू 2 12, 9 इंटू 2 18, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10 एंड 8 इंटू 2 16, खत्म, फिनिश। 2 से आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिल गया आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब इसका ही टेल, कॉइन की दूसरी साइड, ये सपोज हेड्स था तो अब टेल्स, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट। सपोज कोई कांस्टेंट आपको ब्रैकेट में सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहा है, मतलब अब आप क्या देखने वाले हो, इस रूल का वाइस वर्सा रूल। ये था फर्स्ट रूल, अब सेकंड रूल। ठीक है, तो इस रूल का वाइस वर्सा रूल देखो क्या है, वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर आप देख रहे हो कि कोई कांस्टेंट इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप उसको बाहर भी लेकर आ सकते हो, मतलब कोई भी इन चारों फिगर का कॉमन मल्टीपल आप एक साथ में एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में बाहर ला सकते हो। मुझे बताओ ए बी सी डी का एक कॉमन मल्टीपल कौन है, के। तो अगर आपको मैट्रिक्स को छोटा करना है तो आप और इस कॉमन मल्टीपल को एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में बाहर ले लो, मतलब के को बाहर ले लो इनटू, अब के बाहर आ गया, बचा क्या, ए, बचा क्या, बी, बचा क्या, के बाहर आ चुका है, सी, बचा क्या, डी। देखो आप ब्रैकेट में से कॉमन लेते हो ना, सपोज आपको फिर से ये दिया है 2a प्लस 2b, तो आप 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी है, तो 2 को कॉमन ले लेते हो और इसको इस तरह भी लिख सकते हो a प्लस बी। जैसे मैंने 2 इंटू ए प्लस बी को एक्सपांड किया था 2a प्लस 2b में, उस तरह उल्टा भी तो हो सकता है। उसने मुझे दे दिया है 2a प्लस 2b, तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 यहां पर भी 2 को कॉमन ले लिया, 2 को बाहर ले लिया, यहां कौन बचा, 2 तो बाहर आ चुका है, बचा ए, यहां पर भी 2 बाहर आ चुका है, बचा बी, यहां प्लस साइन था इसलिए एज इट इज। क्लियर, सेम वो यहां पे मैं कर रहा हूं, यहां ए बी सी डी के साथ कौन अटैच है, के कॉमन मल्टीपल, तो मैं बस के को बाहर लेकर आ रहा हूं।
सो के बाहर आ गया, बचा कौन ए, के बाहर गया, बचा कौन बी, के बाहर आ गया, बचा कौन सी, के बाहर आ गया, बचा कौन डी। फिनिश। मतलब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के दो रूल है। फर्स्ट रूल बताता है कि कोई कॉमन मल्टीपल ब्रैकेट यानी मैट्रिक्स के बाहर है तो आप उसको अंदर लेकर जा सकते हो, वो भी कैसे, ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। और दूसरा रूल इसी का उल्टा, कि अगर कोई कॉमन मल्टीपल के ईच एंड एवरी एलिमेंट को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका है तो आप उसको एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में बाहर कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, तो बस आपने उसको बाहर ले लिया, के हर जगह था, बचा कौन, ए बी सी डी। देखो फिर से अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन फर्स्ट वाला रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट वाला रूल क्या बोलता है, के को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट को करो। तो फर्स्ट वाला रूल के हिसाब से अगर आपने अप्लाई किया तो फिर से आपको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, ये, मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ये था फर्स्ट रूल का एग्जांपल। 2 मैंने इस मैट्रिक्स के बाहर ले लिया था, अंदर लेते समय सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सेकंड एग्जांपल, सेकंड रूल का एक एग्जांपल, 8 6 12 10। मुझे बताओ इन सब का कॉमन मल्टीपल कौन है, 2। इन सब का कॉमन मल्टीपल कौन है, 2, जो कि सब में कॉमन है। क्योंकि देखो 8 को भी मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 इंटू 4, 6 को भी लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 3, 12 को भी लिख सकता हूं 2 इंटू 6 एंड 10 को भी लिख सकता हूं 2 इंटू 5, बराबर। तो इन सबको मैं 2 इंटू के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो देखो 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो मैं 2 जो कॉमन मल्टीपल है, आप किसी भी वैल्यू को बाहर नहीं ले सकते हो, आपको बाहर सिर्फ उसी को लेना होगा जो हर जगह कॉमन है, उसी को बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे 2 हर जगह, मैं 2 को बाहर लेता हूं तो 2 बाहर आ गया, बचा कौन 4, बचा कौन 3, बचा कौन 6, बचा कौन 5, खत्म। ये रूल आपको कब काम आएगा, बहुत बार क्वेश्चन प्रूव दैट, शो दैट, इस टाइप के होते हैं, तब आपको ये काम आएगा। ठीक है, उसने जिस फॉर्म में हमें शो दैट करने बोला है उसके लिए छोटी छोटी बातें आपको काम आएगी। तो बस उसने 8 6 12 10 दिया था, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल था सबका 2, 2 को बाहर ले लिया तो मैट्रिक्स छोटा हो गया, बचा 4 3 6 5। मतलब ही 8 6 12 10 मैट्रिक्स को आप इस तरह लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2 इंटू 4 3 6 5। फिनिश, लिख लो। लिख लो आराम से, दोनों दोनों रूल लिख लो। फर्स्ट रूल बोलता है कि किसी कॉमन को आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सारे एलिमेंट से, और सेकंड रूल बोलता है कि किसी कॉमन मल्टीपल को आप बाहर भी ले सकते हो सिंगल वैल्यू के फॉर्म में। दोनों के एग्जांपल तो यहां तक भी बिल्कुल नया नहीं था, आपका जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है वही अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब देखो फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन बिटवीन मैट्राइसेस। दो मैट्रिक्स के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो यह है सबसे हटके टॉपिक, लेकिन अगर आप ढंग से समझो तो बहुत आसान। ठीक है, तो ये फोर्थ एंड लास्ट अलजेब्रा है। आप सोचोगे सर एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन तो रह गया, तो मैट्राइसेस में डिवीजन कंसेप्ट है भी नहीं। सो डोंट वरी, उससे आप बच गए हो। अब सिर्फ हमें मल्टीप्लीकेशन देखना है। सो देखो दो मैट्रिक्स, सपोज मैं लेता हूं 1 2 3 4 एंड सेकेंड 2 5 6 1 3 7। ये आपको दो मैट्रिक्स दिया है, ये है मैट्रिक्स ए और ये है मैट्रिक्स बी, और आपको बोला है फाइंड ए इंटू बी, और ए इंटू बी निकालने आपको बोला है। ठीक है,
तो अब देखो, हमने एडिशन में देखा था कि दो चीज का, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं जब उनकी ऑर्डर सेम है। इक्वालिटी में भी हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल है जब उनके ऑर्डर सेम है। अब यहां देखो, मैट्रिक्स ए आपको किस ऑर्डर का दिया है? 2x2, 2 रो और 2 कॉलम। बी मैट्रिक्स आपको किसका दिया है? 1 और 2 यानी 2 रोज, 1 2 3 यानी 3 कॉलम्स। तो देखो यार, दोनों की ऑर्डर अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फिर भी फाइंड ए इंटू बी। तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर शुड बी इक्वल फॉर मल्टीप्लीकेशन बिटवीन मैट्रिसेस। ये वाला रूल यहां पे अप्लाई नहीं होता है। अगर दो मैट्रिक्स की आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है तो उनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो बिंदास रहो, उसने ऑर्डर भले ही अलग दिया है बट ए इंटू बी पॉसिबल हो सकता है। तो सर वो कौन सा रूल है जिसके बदौलत हम बोल सकते हैं कि यस ए इंटू बी यहां पॉसिबल है? तो देखो रूल क्या है। सपोज इसकी ऑर्डर है m1 बाय n1, बराबर। ये फर्स्ट मैट्रिक्स, इसलिए मैं इसको सफिक्स 1 देता हूं। m इंटू n ऑर्डर होती है तो m1 बाय n1, और इसकी ऑर्डर है m2 बाय n2। ये सेकंड मैट्रिक्स, इसलिए सफिक्स 2। तो देखो, फॉर मल्टीप्लीकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। आपको क्या करना है? a इंटू बी। तो मुझे बताओ, फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है? a, सेकंड मैट्रिक्स कौन है? b। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, हमेशा याद रखना यहां पे आप क्या इंटू क्या कर रहे हो उसके हिसाब से आपका फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स बदलेगा। अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है b इंटू ए, तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपका b होना चाहिए और सेकंड मैट्रिक्स आपका a होना चाहिए। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? a इंटू बी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है? a, और सेकंड मैट्रिक्स कौन है? b। तो रूल क्या है? द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of second matrix। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, यहां पे क्या है? n1, बराबर ना। मेरे लिए फर्स्ट मैट्रिक्स a है, a में नंबर ऑफ कॉलम कौन है? n1, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये है सेकंड मैट्रिक्स, बी मेरा सेकंड मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ रोज मतलब कौन? m2। मतलब यहां पे ऑर्डर भला ही सेम ना हो, लेकिन ये कंडीशन कंपल्सरीली सेटिस्फाई होना जरूरी है। देन ओनली दिस टू मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट, जिसको मैंने n1 बोला है, शुड बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, जिसको मैंने m2 बोला है। यानी n1 should always be equal to m2, then only you can multiply these two matrices। ठीक है, तो चेक कर लो, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है? 2। सो 2 and 2 इक्वल होते हैं बचपन से। ठीक है, तो इसलिए इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई, इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। a क्या है? 1 2 3 4 इंटू a इंटू बी हमें करना है, इंटू b क्या है? 2 5 6 1 3 7। सो देखो रूल क्या है। अब अगेन यहां पे रिस्पेक्टिव एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखो यहां ऑर्डर भी सेम नहीं है। फर्स्ट इंटू फर्स्ट करोगे, सेकंड इंटू सेकंड करोगे, तो ये थर्ड को क्या करोगे? बेचारा नाराज हो जाएगा, उसके लिए तो यहाँ पे एलिमेंट भी नहीं है। तो अगेन मैंने जैसे कहा था, ये थोड़ा सा हटके है। एडिशन सब्सट्रैक्शन नॉर्मल मैथमेटिक्स ही था, ये थोड़ा सा हटके है, इसलिए फोकस करो। देखो मल्टीप्लीकेशन का एक रूल तो अब आपको पता हो गया, जो आपको मल्टीप्लाई करना है उसमें फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है चेक कर लो, और फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दो, आप उनमें मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है? जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते थे, यहां वैसा तो नहीं है।
यहां पे आपको देखो क्या करना है, फर्स्ट रो शुड बी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। मतलब यहां पे डायरेक्ट रिस्पेक्टिव एलिमेंट नहीं, पहले तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। अब इसमें रिस्पेक्टिव देखो, यहां पर भी 2 एलिमेंट है, यहां पर भी 2 एलिमेंट है, बट रैंडमली कोई भी किसको मल्टीप्लाई नहीं कर देगा कि 1 2 को भी कर देगा और 1 1 को भी कर देगा, नहीं। रिस्पेक्टिव मतलब क्या, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। रिस्पेक्टिव का मीनिंग यही होता है। बट यह रिस्पेक्टिव वाला कंसेप्ट हम कहां अप्लाई कर रहे हैं, रो इनटू कॉलम में। तो याद रखो मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिसेस में हमेशा रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, और वो भी किस तरह से, रिस्पेक्टिव एलिमेंट, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। लेकिन कैसे, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू 2 प्लस सेकेंड रो का पहला एलिमेंट यानी फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट प्लस फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट, 2 इंटू 1। ध्यान से समझो अभी भी, और मैं बता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन कैसा हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है वो आप बोल चुके हो। अब मल्टीप्लिकेशन कैसा हो रहा है, रो इंटू कॉलम विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। रिस्पेक्टिव मतलब पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, फिनिश। लैंग्वेज को समझो मेरी, पहला इंटू पहला इसलिए 1 इंटू 2 प्लस, कंपल्सरीली हमेशा उनके बीच में प्लस साइन देना है। ये रूल है, ये फॉर्मूला है। मतलब जैसे पहला इंटू पहला हो गया हमेशा प्लस, दूसरा इंटू दूसरा, खत्म। मुझे बताओ, एक फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो चुका है, बराबर। अब क्या करोगे, तो याद रखो अब क्या करना है, जब तक सारे कॉलम नहीं हो जाते फर्स्ट रो से ही मल्टीप्लाई करते रहो। मतलब जैसे आपने फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम लिया है, ये मिल गया फर्स्ट एलिमेंट। अब क्या करना है, सेम रो यानी फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, इस तरह करते रहो। कब तक, जब तक सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम खत्म ना हो जाए। जैसे ही सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम खत्म हो गए तुरंत उठा लो सेकंड रो, और फिर ये सिलसिला फिर से शुरू करो, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम जो ऑलरेडी हमने किया है, और वो भी कैसे करना है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो कर रहे हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट का, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, उसके बाद में हम करेंगे सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, फिनिश। अगर यहाँ पे और एक कोई रो रहती थी तो हम उससे भी मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी किया है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब दूसरा क्या हो जाएगा, मैंने कहा है कि रो को एज इट इज रखो, अब कॉलम दूसरा ले लो, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, और इसमें भी क्या है, रिस्पेक्टिव, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा। सो 1 इंटू 5 प्लस, कंपल्सरी इनके बीच में क्या आना चाहिए, प्लस साइन, 2 इंटू 3। क्लियर, अब ये भी हो गया। अभी भी एक कॉलम बचा है, उसको नाराज मत करो, अब तक इसी रो को कंटिन्यू करो। सो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम आपको मिल गया, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम आपको मिल गया। नाउ फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, सो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7। यहां पर भी आपने क्या किया, रिस्पेक्टिव एलिमेंट, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा। हर जगह आपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट किया है, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा। ये हो गया फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। फिर तुरंत फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा। फिर तुरंत फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, खत्म। अब मुझे बताओ, सारे कॉलम से फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब कोई कॉलम बचा है नहीं, तो इस रो को अब छोड़ दो और अब उठा लो सेकंड रो को, और फिर से सिलसिला स्टार्ट से शुरू करो। स्टार्ट से यानी सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, एंड अगेन विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। रिस्पेक्टिव यानी पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, बराबर। तो देखो, जब आप फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते हो इन सब कॉलम को, तो आप फर्स्ट रो को बनाते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम कर रहा हूं, मतलब अब मैं इन सारे कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेकंड रो से।
तो मैं क्या बनाऊंगा, सेकंड रो। सो देखो 3 यानी ये रो मल्टीप्लाई बाय ये कॉलम विथ रिस्पेक्टिव, यानी पहला इंटू पहला 3 इंटू 2 प्लस दूसरा इंटू दूसरा 4 इंटू 1 हो गया। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो गया। नाउ सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 3 इंटू 5 प्लस पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा 4 इंटू 3 एंड द लास्ट सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7 फिनिश। तो याद रखो यहां मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रही है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो फर्स्ट रो को तब तक कंटिन्यू रखो जब तक सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम मल्टीप्लाई ना हो जाए, और जब तक फर्स्ट रो से आप कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब तक फर्स्ट रो और फर्स्ट रो ही बनेगी। जैसे ही फर्स्ट रो को छोड़ दिया, सेकंड रो को पकड़ा, तो सेकंड रो बनना शुरू होगी। और वो भी कैसे, अगेन वही सिलसिला, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये बन गया फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट, एंड सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट। मतलब जो रो होती है उस रो से आप मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम को करते हो तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बनता है, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बनता है, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट बनता है। जब आप सेकंड रो पे आ जाते हो, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट बनता है, सेकंड रो इंटू सेकंड तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। हो गया, सारे रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गए, अब काम खत्म। अब बस कैलकुलेशन, जो आपने इंटू इंटू किया है उसको सिर्फ अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, छोटा कर लो। सो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 6 6 प्लस 2 इंटू 7 14, ये इनके बीच में हमेशा प्लस है, भूलना मत। अगेन 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 6 18 प्लस 4 इंटू 7 28। खत्म। अब क्या करना है, बस ये जो आपने प्लस प्लस किया है इनको ऐड कर दो, 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 14 20, 6 प्लस 4 10, 15 प्लस 12 27, एंड लास्ट 18 प्लस 28 46। This is the resultant matrix of given multiplication. A into B पूछा था ना आपको क्वेश्चन ने, सो A into B का आंसर क्या आया है, ये छोटा सा मैट्रिक्स 4 11 20 10 27 46 फिनिश। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करो इस टॉपिक पे। मैक्सिमम केस में आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन तो काम आएगा, लेकिन ये भी काम आएगा। ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक पर रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन। सो एक ही रूल है, फर्स्ट रो को पहले, सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन पूछी है उसमें ये चेक करो, ए इंटू बी बोला है तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए रहेगा, सेकंड मैट्रिक्स बी रहेगा। तो रूल क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल। तो यहां हमने देखा फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो यानी 2 और 2 इक्वल थे, तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली फर्स्ट यानी ए इंटू बी। और मल्टीप्लिकेशन भी कैसे की, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम प्लस, मतलब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम आपको मिल गया फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो इंटू सेकंड अगेन फर्स्ट रो इंटू थर्ड, सारे कॉलम खत्म, हमने तुरंत उठा ली दूसरी रो। जैसे दूसरी रो उठाई दूसरी रो बनना शुरू, सेकंड रो इंटू फर्स्ट, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम। और कोई रो रहता तो तीसरी रो भी बन जाती थी, बट यहां ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप रो इंटू कॉलम करते हो तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट की, मतलब पहला इंटू पहला प्लस कंपल्सरी प्लस दूसरा इंटू दूसरा, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा। उसी तरह सेकंड रो के लिए भी पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, अगेन ये रो ये कॉलम पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, अगेन ये रो ये कॉलम पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, फिनिश। लिखा सब, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया।
लिख लो ये। मैं और भी एग्जांपल्स लूंगा, मल्टीप्लिकेशन एक एग्जांपल के साथ नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, डोंट वरी। जहां मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है वहां मैं मैक्सिमम एग्जांपल्स लूंगा। सो देखो, अब अगर एक छोटी सी बात मैं फिर से इसी क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन ने आपको सपोज ये दे दिया था ना, ए इंटू बी निकालने बोला था, जो आपने बाय यूजिंग मेथोडोलॉजी आपने समझ लिया कैसे निकालना है और आपने आंसर भी निकाल लिया। अगर क्वेश्चन आपको यही ए मैट्रिक्स देता था और यही बी मैट्रिक्स देता था और आपको वो बोलता था फाइंड बी इंटू ए, मैंने कहा है कि यहां देखो, नॉर्मल मैथमेटिक्स से नॉर्मल जो हमारी डे टू डे लाइफ की मल्टीप्लीकेशन होती है उससे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ये अलग है, मैं पहले बोल चुका हूं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भला ही वो हो, बट मल्टीप्लीकेशन बिटवीन मैट्रिसेस मतलब ये फोर्थ अलजेब्रा हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स से अलग है। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप 2 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 2 लिखो, आंसर तो सेम ही आएगा। 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, बराबर। सो नॉर्मल मैथमेटिक्स में पहला कौन सा एलिमेंट है और दूसरा कौन सा एलिमेंट है फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करने क्या बोला है, जो बोला है उसमें फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है वो चेक कर लो, क्योंकि हमारी कंडीशन ही क्या है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका हमें नंबर ऑफ कॉलम देखना होता है और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसका हमें नंबर ऑफ रोज देखना होता है, और अगर वो इक्वल है देन ओनली मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो a इंटू बी बोला था, हमने देखा कंडीशन सेटिस्फाइड थी, आंसर आ गया। अगर इसी मैट्रिक्स के साथ वो हमें b इंटू ए बोलता था तो उसने हमें पहला कौन सा दिया है b, यानी हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा हो गया b, तो नंबर ऑफ, रूल क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है b, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने इसमें 3, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यहां पे मेरा सेकंड मैट्रिक्स कौन है, b इंटू ए बोला है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स b था, उसके कॉलम जो कि 3 है, शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स कौन है a, उसके रोज, तो a के नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2। तो मुझे बताओ 3 एंड 2 क्या इक्वल होते हैं, 3 और 2 कभी भी इक्वल होते हैं नहीं। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में 5 इंटू 2 भी 10 होता है और 2 इंटू 5 भी 10 होता है, बराबर। लेकिन यहां पे जस्ट कुछ देर पहले आपने a इंटू बी का आंसर निकाला था, वैलिड आंसर, लेकिन जैसे ही आपने इसी क्वेश्चन पे इसी a मैट्रिक्स इसी b मैट्रिक्स के साथ जब b इंटू ए निकालना चाहा तो देखो क्या आ गया, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर आपको आगे एमबीए करना है तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, आप 12th के बाद एमबीए नहीं कर सकते हो, ये कंडीशन है कि आपको ग्रेजुएशन कंपलसरीली पास होना है फिर आप एमबीए करो। इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो आप करना चाहते हो b इंटू ए, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हुआ b, सेकंड मैट्रिक्स हुआ a, तो b का नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम देखना होता है, तो b का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, और सेकंड का नंबर ऑफ रोज, सेकंड का हमें नंबर ऑफ रोज देखना होता है, तो सेकंड है a, उसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, सो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ 2 सेकंड मैट्रिक्स। सो 3 है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट, 2 है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, तो 3 और 2 क्या इक्वल होते हैं नहीं,
और जबकि ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, ये सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब a इंटू बी ने एकदम शानदार आंसर आपको दिया था, b इंटू ए फेल हो गया। इसलिए 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 2 भी 10, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल ही रहेगा, ऐसा नहीं है। बाय चांस a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल हो गया तो वो जस्ट कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक, ठीक है। वो हर केस में सेटिस्फाई होगा, ऐसा नहीं है। तो याद रखो, हर केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा ही, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई कोई क्वेश्चन में बी ए का भी आंसर आए, एक वैलिड आंसर, और ए इंटू बी का भी एक आंसर आए, बट दोनों इक्वल ना हो। कोई कोई केस इस तरह से भी हो सकती है कि ए इंटू बी का तो बहुत शानदार आंसर आ गया, बट बी इंटू ए एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके दोनों के आंसर आए बट इक्वल ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है एक का आंसर आए और एक एग्जिस्ट ही ना करे। और कोइंसिडेंटली ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के आंसर भी आए और इक्वल भी हो, बट ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। बाकी ये कोई रूल नहीं है कि ए बी और बी ए हमेशा इक्वल है। तो याद रखो, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इट इज नॉट कंपल्सरीली दैट ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी ए। मैक्सिमम केस में, इनफैक्ट मैक्सिमम केस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बस इसी एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया, ए बी हमारा आंसर आया था, बट बी ए क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स बी जिसके नंबर ऑफ कॉलम है 3 और सेकंड मैट्रिक्स ए जिसके नंबर ऑफ रोज है 2। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट और नंबर ऑफ रोज ऑफ 2 इक्वल होने चाहिए, तो ये मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ 3 और 2 इक्वल नहीं है, फिनिश, ठीक है। सो ये छोटी सी ये बात भी लिख लो, फिर मैं आपको एक मल्टीप्लीकेशन बताता हूं, सो दैट आपका, और अभी आपको कंसेप्ट समझ गया है। एक कॉन्फिडेंस आने के लिए एक मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल और देता हूं। ठीक है, सो देखो सपोज मैं ए मैट्रिक्स लेता हूं, जस्ट इजी एलिमेंट ले रहा हूं मैं, सो दैट आपको एक एटलीस्ट पहले क्लैरिटी आ जाए। बाकी तो प्रैक्टिस हमें करनी ही है, बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ, पॉजिटिव निगेटिव फिगर के साथ हमें प्रैक्टिस करनी है, बट प्रैक्टिस से पहले एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए। सो देखो, ये है ए, ये है बी, और आपको क्वेश्चन ने बोला है ए इंटू बी। क्या बोला है उसके हिसाब से आपका फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया ए, सेकंड मैट्रिक्स बन गया बी। रूल क्या है, इसकी डिग्री क्या हो गई 3/3, इसकी डिग्री 1 2 3 रो और कॉलम 1 और 2 2। सो रूल क्या है, ये बन गई इनकी डिग्री, या उसी को आप बोलते हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब रूल है, फर्स्ट मैट्रिक्स है ए इंटू बी निकालना है, तो फर्स्ट है ए, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यानी कि यहां पर है 3 शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स है बी, उसका नंबर ऑफ रोज। तो क्या 3 इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है? देखो इनकी ऑर्डर भला ही अलग अलग है, लेकिन पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल है, और इसीलिए इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन पूरी तरह पॉसिबल है, ठीक है। सो देख लो कैसे करेंगे हम अब। ए इंटू बी, यानी ए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी क्या है 3 5 6 8 1 4, ठीक है। ये चीज आप देख चुके हो कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब हम कैसे करेंगे, रूल भी आपको पता है। सबसे पहले तो पहली रो पकड़ लो और उसको दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहो, तब तक जब तक सारे कॉलम खत्म ना हो जाए। जैसे ही सारे कॉलम खत्म, दूसरी रो पकड़ो, सेम सिलसिला रखो। जैसे ही सारे रो कॉलम खत्म, तीसरी रो पकड़ो, सेम सिलसिला करो। और जब आप फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर रहे हो सारे कॉलम से, तो फर्स्ट रो फॉर्म होती है। जब आप सेकंड रो से सारे कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो तो सेकंड रो फॉर्म होती है, और जब आप थर्ड रो से सारे कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो तो थर्ड रो फॉर्म होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम।
सो 1 इंटू 3 और अगेन मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव यानी पहला इंटू पहला प्लस कंपल्सरी प्लस, दूसरा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इंटू तीसरा। तो शुरू करते हैं 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 1 3। ठीक है, आपके लिए चाहे तो मैं और थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूँ, स्टार्ट है इसलिए आगे ये जरूरत नहीं इतना सब डिटेल में लिखो, सिर्फ आपको समझने के लिए। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, मतलब पहला एलिमेंट रेडी, पहली रो का पहला एलिमेंट रेडी। नाउ रो वही रखो, कॉलम बदलो, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, अगेन रिस्पेक्टिव, पहला इंटू पहला 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 8 दूसरा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इंटू तीसरा, मतलब 3 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। अब मुझे बताओ और कोई कॉलम बचा है? नहीं, तो छोड़ दो फर्स्ट रो को, अब पकड़ लो सेकंड रो। जैसे ही सेकंड रो को पकड़ते हो अब सेकंड रो बनना शुरू। तो अगेन सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, रिस्पेक्टिव पहला इंटू पहला यानी 4 इंटू 3 प्लस दूसरा इंटू तीसरा 5 इंटू 6 प्लस तीसरा इंटू तीसरा 6 इंटू 1। उसी तरह सेकंड रो एज इट इज इंटू सेकंड कॉलम, 4 इंटू 5 पहला इंटू पहला प्लस 5 इंटू 8 दूसरा इंटू दूसरा प्लस 6 इंटू 4 तीसरा इंटू तीसरा। एंड द लास्ट, सारे कॉलम खत्म बट अभी भी एक रो बची, उसको नाराज मत करो, दिस रो इंटू फर्स्ट कॉलम। सो जैसे तीसरी रो ली, तीसरी रो बनना शुरू, पहला इंटू पहला 7 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 6 दूसरा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इंटू तीसरा। अब अगेन थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 7 इंटू 5 फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, 8 इंटू 8 प्लस तीसरा इंटू तीसरा 9 इंटू 4। खत्म। अब कोई रो बची है? नहीं। अब कोई कॉलम बचा है? नहीं। सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए, अब बचा सिर्फ कैलकुलेशन। ठीक है, सो देखो कैलकुलेशन क्या हुआ। कैलकुलेशन यहां दिखा दूं, चलो पहले यही दिखा देता हूं। कैलकुलेशन देखो, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 1 3। उसी तरह 1 इंटू 5 5 प्लस 16 प्लस 12। ठीक है, ये इनका कैलकुलेशन, सिर्फ अभी फिलहाल जो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है वो कर रहा हूं मैं। ये फर्स्ट रो का हुआ, अब सेकंड रो 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 6 30 प्लस 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 8 40 प्लस 6 इंटू 4 24। अब लास्ट रो 7 इंटू 3 21 प्लस 8 इंटू 6 48 प्लस 9 इंटू 1 9। उसी तरह 7 इंटू 5 35 प्लस 8 इंटू 8 64 प्लस 9 इंटू 4 36। ठीक है, एंड द आंसर मैं आपको यहां दिखा देता हूं। आंसर मतलब क्या, फाइनल a इंटू बी अब हमारा निकल गया। सिर्फ क्या करना है, इन सबका एडिशन, 12 प्लस 3 प्लस 3 12 प्लस 15 एंड 3 18। ठीक है, 5 प्लस 16 प्लस 12 28 प्लस 5 33, 12 प्लस 30 प्लस 6 36 प्लस 12 48, 20 प्लस 40 60 प्लस 24 84, 48 प्लस 21 यानी 69 69 प्लस 9 78, 35 प्लस 64 प्लस 36 64 प्लस 36 100 100 प्लस 35 135। फिनिश। ये रहा आपका a इंटू बी का फाइनल वैलिड आंसर। ये a मैट्रिक्स दिया था, ये b मैट्रिक्स दिया था। सबसे पहले a इंटू बी बोला तो a फर्स्ट है, b सेकंड है। तो a का नंबर ऑफ कॉलम यानी फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम 3 और सेकंड का नंबर ऑफ रोज 3 इक्वल थे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल थी। और सेम अपनी तरीके से आपने कर लिया, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, और कोई कॉलम नहीं है नहीं तो फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम। पहले फर्स्ट रो को पकड़ो, सारे कॉलम को निपटाओ, फिर सेकंड रो को पकड़ो, सारे कॉलम को निपटाओ, फिर थर्ड रो को पकड़ो, सारे कॉलम को निपटाओ। बस यही प्रोसेस है।
और जब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करते हो तो क्या करना होता है, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इंटू तीसरा, ये सिलसिला सबके लिए, वही मैंने आपको करके दिखाया, ये रहा आंसर, लिख लो। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। ठीक है, अभी मैट्रिसेस की दुनिया और भी बची है, ये तो हमारा एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है। मैंने जैसे पहले कहा था, मैट्रिसेस की दुनिया बहुत वास्ट है, ये आपकी सिलेबस का बहुत वास्ट टॉपिक और मैक्सिमम स्कोरिंग वाला टॉपिक है, जो कि 100% मैं आपके लिए बहुत फ्रेंडली और शानदार बना दूंगा। ठीक है, इनफैक्ट ये टॉपिक नहीं, हम सारे टॉपिक इसी तरह मजे से करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली, बट ताली दोनों हाथ से बजती है, तो मैं सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा। लेकिन जो भी डाउट आते हैं तुरंत आप स्टार करो और मुझे पूछो, हर दिन आप अपने डाउट मेरे से क्लियर करो अगर कोई डाउट आ रहे तो। मेरी मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि आपको डाउट्स ना आए, बट इन केस किसी को डाउट आया, बिना किसी हिचकिचाहट से बिंदास मुझे आप अपने डाउट एवरीडे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप घर पे जाके हर रोज थोड़ा सा 10 मिनट दिया करो, रिवाइज करो कि अच्छा आज ये समझ गया, ये सब समझ गया, कहीं भी लग रहा है अरे ये थोड़ा सा कंसेप्ट फिर से एक बार समझना है, तो आप मुझे आकर पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब बाकी का पूरा मैट्रिसेस और सारे टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में धीरे धीरे देखते जाएंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, घर पे जाओ, अच्छे से पढ़ो, गुड डे।